Morning, friends. I am here to discuss about science chapter crop production and management. This chapter is a part of the 8th class NCERT. Now, here we will discuss whole NCERT content written on your book that we will discuss and understand. इस बुक के अंदर आपको जो भी लिखा है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर किस तरीके से क्रॉप के प्रोडक्शन और उसके मैनेजमेंट के बारे में चर्चा की गई है। क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसल का जो हमारा अनाज है, ग्रेन्स हैं, उनका प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है और एक बार प्रोडक्शन होने के बाद हम उसे किस तरीके से मैनेज करते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें ये बताया गया, इस चैप्टर में आपको पहेली और बुजो दो गाइज हैं जो कि अपने अंकल के घर जाते हैं ड्यूरिंग द समर वैकेशन। समर वैकेशन के समय अपने अंकल के घर गए। देयर अंकल इज अ फार्मर, उनके अंकल जी फार्मर्स थे। वन डे दे शॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल्स, शोवल, प्लाऊ। ये कुछ टूल्स हैं जो कि फार्मर्स क्रॉप प्रोडक्शन में इनका यूज करते हैं। तो उन्होंने जब ये सारे के सारे टूल्स देखे तो उनको लगा कि मुझे इनके बारे में जानना चाहिए। ये टूल्स देखे गए तो यहाँ पर जो पूछता है पहली, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल। वो ये जानना चाहता है कि ये जो टूल्स हैं, जो भी घर पर रखा हुआ टूल्स हैं, खुरपी है, प्लाव है, सिकल्स हैं, इनका यूज किस तरीके से किया जाता है। इसके पहले you have learned that all the living organisms required food. हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो फूड है वो दो तरीके का होता है। एक तो आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एक आपके हेटरोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स यानी कि वो ऑर्गेनिम्स या वो बीइंग्स जो कि फूड को खुद से जनरेट करते हैं, जिसके अंदर प्लांट आते हैं। Plant can make their own food themselves. Can you recall how green plants synthesis their own food? हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो भी प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड को बनाते हैं और अपने ही फूड का यूज करते हैं। वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के साथ रिएक्ट करके वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। अगर हम बात करें एनिमल्स की, जिनमें कि ह्यूमंस भी आते हैं, ये अपना खाना खुद से नहीं बना पाते। सो वेयर डू द एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। तो हमें ये पता करना होता है कि ये खाना वो किस तरीके से बनाते हैं। एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, जैसे हम हैं, तो हम अपना खाना खुद से तो नहीं बनाते। हम जो भी प्लांट्स होते हैं, ग्रेन्स वहां से आते हैं, उनको हम पकाते हैं और हम उनको खाने में यूज करते हैं। तो ये जो प्रोडक्शन है वो हमारा खुद से नहीं होता है, हम दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। इसलिए हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, सबको फूड चाहिए। और अगर सभी को फूड चाहिए तो हमें क्रॉप का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। हमें ये पूछा गया कि अगर हम बात करें फूड हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और आपको एनर्जी फूड के द्वारा ही मिलती है। यू हैव ऑलरेडी नो दैट
energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions. हमारी बॉडी के वेरियस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन जैसे जो बेसिक लिविंग ऑर्गन्स लाइक प्रोसेस के फंक्शन होते हैं, इन सारे फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। डाइजेशन करना है, रेस्पिरेशन करना है। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल और बोथ। कुछ लोग जो फूड लेते हैं वो प्लांट से लेते हैं, कुछ एनिमल से, और कुछ दोनों लोगों पे डिपेंड करते हैं, जिन्हें हम हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस भी बोलते हैं। Since we all need food, how can we provide food to a large number of the people in our country? तो यहाँ पर ये पूछा जाता है कि अगर सभी को फूड चाहिए तो इसका मतलब हमारी कंट्री में इतने सारे लोग हैं, अगर सबको फूड देने की जरूरत पड़ती है तो हमें फूड का लार्ज नंबर ऑफ द प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और ये लार्ज नंबर ऑफ द प्रोडक्शन हम कैसे कर पाएंगे, ये हमें समझना होगा। तो यहाँ पर पहेली के द्वारा कहा गया, फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। पहेली ने कहा कि फूड है उसको लार्ज स्केल पर हमें प्रोड्यूस करना होगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हमें ये क्यों जरूरी है, तो हमें ये फूड का मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन क्यों है, क्योंकि प्रोवाइड अ फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए हमें अगर रेगुलर प्रोडक्शन करना होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा और डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, उसी कंडीशन में हम क्रॉप का पूरा प्रोडक्शन अच्छे से चला पाएंगे और लोगों तक फूड पहुंचा पाएंगे। इसी में हम आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। ये तो सब कहानी थी फूड के प्रोडक्शन मैनेजमेंट से जुड़ी हुई। फूड के प्रोडक्शन यानी कि क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए हम अगर बात करें तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का होना बहुत जरूरी है। टिल द 10,000 ऑफ BC पीपल वर नॉमेडिक। लगभग 10,000 साल पहले जो पीपल लोग हुआ करते थे वो नॉमेडिक थे। दे वर वॉन्डरिंग इन द ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे, खाने की तलाश में, शेल्टर की तलाश में। कुछ समय यहाँ रुकते थे, कुछ समय दूसरी जगह चले जाते थे। They ate raw fruits and vegetables and started hunting animal for food. वो रॉ फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे, एनिमल्स का शिकार करते थे। लेटर, कुछ समय के बाद, they could cultivate land and produce rice. कुछ समय के बाद उन्होंने जो जगह वहां पर रहती थी, जमीन, काफी सारी जमीन रहती थी, उसमें उन्होंने राइस का प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, उसको कल्टीवेट किया और सबसे पहले उन्होंने राइस को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। wheat and their food crops, thus was born agriculture। और इसको कहा गया एग्रीकल्चर। यानी कि कुछ समय के बाद जब उन्हें आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने एग्रीकल्चर, ये सब चीजों का प्रोडक्शन करना, कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया। When the plants of some kind are cultivated at one place on a large scale is called crop। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, आपके एग्जाम का पार्ट बनता है, पूछा जाता है कि क्रॉप क्या है। जब कुछ प्लांट, एक ही तरीके के कई सारे पौधे कल्टीवेट किए जाते हैं, मतलब एक पूरा का पूरा जो छोटा सा लैंड एरिया है वहां पर सेम टाइप के प्लांट को हम ग्रो करते हैं, तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। जैसे एक खेत है, उसमें गेहूं के पौधे लगे हुए हैं काफी सारे, एक दूसरा खेत है जिसमें सरसों के पौधे लगे हुए, तो उसे हम क्रॉप्स कहते हैं। सिमिलर टाइप्स के कुछ प्लांट्स को हम एक जगह जब ग्रो करते हैं तो उसे क्रॉप कहा जाता है। क्रॉप ऑफ व्हीट मींस दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ द व्हीट। किसी फील्ड में हमने व्हीट का प्रोडक्शन किया। You already know that crops are of the different types like cereals, vegetables and fruits। क्रॉप्स जरूरी नहीं कि व्हीट, मस्टर्ड, ग्राम की हो, आपको सीरियल्स भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं। कुछ लोग वेजिटेबल्स उगाते हैं तो वो भी एक क्रॉप्स की कैटेगरी में आएगा। कुछ लोग फ्रूट्स करते हैं, बड़े बड़े बाग होते हैं, आम के बाग होते हैं, सेव, एप्पल का
बड़े बागान होते हैं, यहाँ पर एप्पल्स होते हैं, तो वो भी क्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं। These can be classified on the basis of the season in which they grow. अब ये जो चीजें हैं इनको हम क्लासिफाई करते हैं कि किस सीजन में क्या होता है, क्योंकि इंडिया एक वास्ट कंट्री है जिसके अंदर क्लाइमेटिक कंडीशंस, ह्यूमिडिटी, काफी सारे वेरिएशंस यहाँ देखने को मिलते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इन सारी चीजों में वेरिएशंस पूरी कंट्री में एक रीजन से दूसरी जगह रीजन में जाने पर देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इस तरीके से ये जो वैरायटी ऑफ द क्रॉप्स के डिफरेंट पार्ट्स हम देखने को मिलते हैं, डिस्पाइट द डाइवर्सिटी, और इसी विविधता के कारण टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। इस तरीके से जो ब्रीडिंग पैटर्न्स हैं, क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, मतलब आप अगर हम जम्मू कश्मीर से केरल की तरफ जाते हैं तो काफी सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस में वेरिएशंस हैं, आपके साथ ह्यूमिडिटी में वेरिएशंस हैं, टेम्परेचर में वेरिएशन है। तो इन वेरिएशंस के कारण हर जगह हर फसल को नहीं उगाया जा सकता, हर क्रॉप्स को जनरेट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं अलग अलग। जैसे हम एप्पल की बात करें तो एप्पल्स आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे, बीच में आपको कुछ और फसल्स मिलेंगी, नीचे ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण वहां पर अलग डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स मिलेगी। तो इन क्रॉप्स को भी हमने अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है। तो इनके जो कैटेगरीज हैं उनको जरा हम पढ़ते हैं जरा। सबसे पहले है हमारा खरीफ क्रॉप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाता है खरीफ क्रॉप्स क्या होती है। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, ऐसी फसल, ऐसी क्रॉप्स जो कि जनरली रेनी सीजन में उगाई जाती है, उन्हें हम कहते हैं खरीफ की क्रॉप्स। तो कुछ क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में होती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, खरीफ क्रॉप्स कहेंगे। तो रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। ये रेनी सीजन कब होता है, जून से लेकर के सितंबर तक होता है। तो आपको ये याद रखना है कि खरीफ क्रॉप्स क्या है, कुछ ऐसी क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, और वो रेनी सीजन कब आता है, जून से सितंबर में। एग्जाम्पल पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एंड कॉटन्स आर द खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स आपको क्लियर हो गया। खरीफ क्रॉप्स यानी कि वो क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में उगाई जाती हैं और इस सीजन का ड्यूरेशन लगभग जून से सितंबर तक माना जाता है, जिससे कि एग्जांपल है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, खरीफ, ये उसके एग्जांपल्स होते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं दूसरा क्रॉप पैटर्न है जिसे हम कहते हैं रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, कुछ ऐसी क्रॉप्स जो कि विंटर सीजन में उगाई जाती हैं अक्टूबर से मार्च के ड्यूरेशन में, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, रबी क्रॉप्स कहते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स क्या थी, जिन्हें की रेनी सीजन में उगाया जा रहा था। खरीफ रबी क्रॉप्स क्या है, जिन्हें की विंटर सीजन में, और ये ड्यूरेशन लगभग माना जाता है अक्टूबर से मार्च का ड्यूरेशन। इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपके एग्जाम्पल्स रहे आपके रबी क्रॉप्स के, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसी। वीट, ग्राम, मस्टर्ड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रबी क्रॉप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए एग्जाम के लिए, आपको याद रखने हैं कि रबी क्रॉप्स क्या है और आपका खरीफ क्रॉप्स क्या है। तो खरीफ रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या है, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसी, ये आपको एग्जाम्पल है मिलेंगे। Besides these pulses and vegetables are grown during the summer at many places. इनके अलावा भी अगर हम बात करें कुछ pulses and vegetables हैं, वो उनको हम समर के सीजन में उगाते हैं, जिन्हें हम जायद क्रॉप्स भी कहते हैं। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें दो चीजें पढ़नी थी, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। आगे अब हम बात करते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि किस तरीके से हम क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे, क्या क्या स्टेप्स उसके अंदर फॉलो करने होते हैं, हमें किस तरीके से क्रॉप का प्रोडक्शन होगा। Why paddy cannot be grown in the winter season? यहाँ पर पूछा जाता है बुजे के द्वारा, क्यों पैडी को हम विंटर सीजन में नहीं उगा सकते। तो इस पर पहली बताती है, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि जो पैडी है उसको लॉट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन, इसलिए इसे हम सिर्फ, अब वाटर की जब रिक्वायरमेंट ज्यादा है
तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वाटर आपको कब ज्यादा मिलेगा, रेनी सीजन में। तो रेनी सीजन में ही हम पैडी का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर आपके दिमाग में रहा होगा कि हम क्यों यूज और जो भी क्रॉप्स है उनको हम अलग अलग सीजन में क्यों नहीं उगा सकते। कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स इन्वॉल्व several activities undertaken by the farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out in a gardener or even when you own ornamental plants in your house. अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो कल्टीवेशन का बेसिक प्रोसेस है, अगर कुछ लोग तो ज्यादातर अगर फार्मर्स हैं, अगर उनके परिवार के लोग खेती करते हैं तो उनको सबको ये पता होगी। लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं और इनको फार्मर्स के बारे में, गांव के बारे में नहीं पता है, तो उनके लिए एक सिंपल सा, अगर उनके पास में कोई गार्डन है या घर में कभी उन्होंने गमला वगैरह यूज किया हुआ है जहां पर उन्होंने कुछ पौधे को लगाया है, तो जो प्रोसेस हम वहां पर फॉलो अप करते हैं सिमिलर प्रोसेस होती है कि हम क्रॉप के प्रोडक्शन में लेके आते हैं। दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रिफर्ड, इनके बारे में हम जब चर्चा करें आगे, तो यहाँ पर कुछ आपके प्रैक्टिसेस के लिए विच आर लिस्टेड बिलो। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या क्या पैटर्न हम फॉलो करते हैं वो आपको यहाँ पर लिख के दिए हुए हैं, तो उनके बारे में जरा हम समझते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, आपसे बताया गया कि यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। जो भी खेत है, जो भी ग्राउंड है जहां पर हम प्रोडक्शन करने वाले हैं, तो वहां पर किस तरीके से सॉइल को प्रिपेयर किया जाए। दूसरा है हमारा सोइंग। सोइंग यानी कि सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद सॉइल को बहुत अच्छे से बिल्कुल बारीक, बार बार आप उसमें ट्रैक्टर्स चलाते हैं, हैरो चलाते हैं, जिससे कि सॉइल जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाएं, जिससे कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो पाए, प्लांट्स के अंदर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो पाए। तो उसके बाद हम सोइंग करते हैं, बीज को डालते हैं। फिर आपका रहता है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। हम फिर आपके मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, मैन्योर यानी कि जो हमारा एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल से बना हुआ कंपोस्ट होता है उसको मैन्योर कहते हैं। फर्टिलाइजर जो कि केमिकल्स से यूज किए जाते हैं। उसके बाद हमारा रहता है इरिगेशन। इन सब के करने के बाद जब प्लांट्स थोड़ा सा ग्रो करना स्टार्ट कर जाता है, उसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, हम उसको इरिगेशन कहते हैं। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, अब उसको हम वीड से प्रोटेक्ट करना भी हमें पड़ता है। फिर हम हार्वेस्टिंग करते हैं, उस फसल बड़ी हो जाने का, पकने के बाद हम उसे काटना पड़ता है, और फिर उसके बाद हमारा एक स्टोरेज रहता है। तो एक बेसिक आपका एक फाउंडेशन था जिसमें हमने बात की इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि किस तरीके से हमारा उसमें फंक्शन होता है। तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, sowing, adding manure and fertilizers, irrigations, protecting from weeds, harvesting and storage, ये बेसिक आपके पार्ट आपके हैं जो कि आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल के बारे में। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल जो है इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन को करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमें सॉइल को प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से, क्योंकि सॉइल अगर अच्छी है तभी हम उसके बाद आगे की स्टेप को फॉलो कर पाएंगे। जैसे हमें अगर मकान बनाना है तो मकान हमारा अगर घर तैयार करना है तो सबसे पहले उसकी नींव भरी जाती है, जो कि बहुत अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि सारा का सारा पूरा मकान उसी नींव पर डिपेंड करता है। बिफोर ग्रोइंग क्रॉप, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे इंपोर्टेंट टास्क जो होता है एग्रीकल्चर में वो होता है कि हम सॉइल को टर्न करें और लूज करें। क्या होता है काफी समय तक कि जब हम टेम्परेचर में वेरिएशंस आते हैं, रेनफॉल्स होते हैं, तो सॉइल हार्ड हो जाती है क्योंकि वो ओपन रहती है लेयर, उसमें वेपराइजेशन हो जाता है, वाटर आपका उड़ जाता है, वाटर वेपर्स के फॉर्म बाहर निकल जाता है, तो वो हार्ड हो जाती है। उसको लूज करना, उसको टर्न करना, ये हमें फॉलो करना होता है। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे क्या होता है कि जब ये सॉइल लूज हो जाएगी तो जो भी रूट्स हमने प्लांट्स वहां पे यूज किया है उसकी जो रूट्स हैं वो डीप जाएंगी, सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगी इजीली। द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। अगर सॉइल लूज है तो क्या होगा कि जो भी रूट्स हमने यूज किया है वो इजीली ब्रीथ कर पाएगा, उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो पाएगा आपका, और जो भी मिनरल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन आपका वाटर है, वो प्लांट को इजीली वहां पर मिल जाएगा। Why does the losing of soil allow the roots to breathe easily? अब ये पूछा गया कि क्यों वो इजीली ब्रीथ कर पाएगा, क्योंकि लूजन जो सॉइल है हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स। सॉइल के लूज होने के कारण वहां पर अर्थवॉर्म्स का और माइक्रोब्स का प्रेजेंट होना भी
आसान हो जाता है, क्योंकि जब सॉइल लूज रहेगी तो वहां पर अर्थवॉर्म्स भी इजीली स्टे कर पाएंगे, उनको भी ग्रो करने के लिए इन्वायरमेंट मिल जाएगा। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अर्थवॉर्म्स हुए, माइक्रोब्स हुए, ये फार्मर्स के फ्रेंड्स माने जाते हैं। फॉर द टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ह्यूमस टू इट। तो ये क्या करते हैं, ह्यूमस वह जो आपका सॉइल को ऐड, ह्यूमस जैसे आपका लूज रहता है तो उसमें ह्यूमस भी, ह्यूमिडिटी भी आ जाती है। वट वाई द सॉइल नीड्स टू टर्न एंड द लूजन। तो आपसे पूछा गया कि क्यों आप इसको बार बार टर्न कर रहे हैं, क्योंकि जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल होता है वो जनरली ड्राई अप हो जाता है। और अगर हम बात करें कि जो भी प्लांट्स आप ग्रो कर रहे हैं तो उसमें जो टॉप लेयर है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके ग्रो करने में, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने में। तो हमेशा हमें ये याद रखना है कि जब भी हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जाते हैं तो हमें टॉप लेयर को बहुत ही अच्छे से लूज करना है, बिल्कुल एकदम से महीन बारीक वाला एक पार्टिकल्स, उसका जितना छोटा से छोटा पार्टिकल होगा वो ह्यूमस और रूट्स को पेनिट्रेट करने में आपकी हेल्प करेगा। You have learned in the previous class that the soil contains the minerals, water, air, and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by the soil organisms. हम ये देखते हैं कि जनरली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मिनरल्स, वाटर हैं, आपके डेड प्लांट्स हैं, ये डिकम्पोज होकर के सॉइल के साथ जुड़ जाते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। जब ये ऑर्गेनिजम्स डेड होते हैं और सॉइल के साथ मिक्सअप होते हैं तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे के सारे सॉइल के साथ जुड़ जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। यही न्यूट्रिएंट्स उन प्लांट के अंदर, जैसे हमने कोई प्लांट्स डिकम्पोज किया, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो सॉइल के अंदर चले गए, हमने फिर एक न्यू प्लांट्स वहां पे ग्रो करने की कोशिश की तो उनके अंदर फिर से वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स पहुंच जाते हैं। Since only a few centimeters of the top layer of the soil support the plant growth, turning and loosening the soil, bringing the rich soil to the top so that the plants can use their nutrient easily. तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो टॉप लेयर है, यहाँ पर ये जो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स पाए गए, इन सभी के अंदर ये चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी और आपका जो प्लांट है वो इजीली आप ग्रो कर पाएगा। तो यहाँ पर हम देखा, ये आपसे हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। Thus turning the loosening of soil is very important for the cultivation of the crop. तो हमें ये समझ में आ गया कि बार बार हम जब वर्ड यूज कर रहे हैं टर्निंग का और लूजनिंग का, टर्न का मतलब है कि हम जो लेयर है उसका, उसको टर्न कर दें, उसको रिपीट कर दें, नीचे से जो टॉप लेयर है उसको नीचे चलेगी, नीचे से ऊपर आ गई, तो इस तरीके से जो वेरिएशंस होते जाते हैं तो वहां पर न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स बने रहते हैं। लूजनिंग ऑफ द सॉइल, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, इसे हम लूजनिंग ऑफ द सॉइल कहते हैं। अब ये जो लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द प्रोसेस है, इसमें हम बेसिकली इसके लिए टिलिंग एंड प्लगिंग का यूज करते हैं। प्लगिंग और टिलिंग, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्लगिंग का बेसिकली मीन्स है कि आप जिसमें हम यूज करते हैं और टूल्स जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, नीचे की लेयर को ऊपर के ऊपर ला करके रख देंगे। दिस इज डन बाय द प्लो। ये किसके द्वारा किया जाता है, प्लो के द्वारा। प्लो एक आपका टूल्स है जो कि इसमें हम यूज करते हैं। प्लो क्या है, बेसिकली वुड और आयरन का बना होता है। ये लकड़ी का और आयरन का एक टूल है जो बनाया जाता है। सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ड्राई है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर द प्लगिंग। कभी कभी हो जाता है कि सॉइल काफी समय से हमने उस एरिया को, उस लैंड को हमने कल्टीवेट नहीं किया है तो बहुत ड्राई हो जाता है। तो पहले हम एक काम करें, अगर बहुत ड्राई है तो पहले उस पर पानी गिरना चाहिए, यानी कि हम बरसात का इंतजार करें या पानी का इंतजाम करें, उस कंडीशन उसके बाद ही हम उसको फ्लो के द्वारा आप उसको लूज करने की कोशिश करें। प्लग फील्ड may have the big clumps of soil called crumbs. जब हम प्लग फील करते हैं तो उसमें clumps of the soil called crumbs हो जाते हैं, बड़े बड़े जो एक साइज में मिलते हैं, क्रम्स आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं कि जहाँ पे जैसे आपने प्लग किया उसको तो उससे बड़े बड़े हिस्से बाहर निकलते हैं तो हम क्रम्स कहते हैं। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक द क्रम्स। ये बहुत जरूरी होता है कि जो एक लार्ज साइज का क्रम्स है, बड़े बड़े आपके साइज में जो सॉइल के इकट्ठे पार्टिकल्स होते हैं, उनको हमें लूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रम्स को ज्यादा करने के लिए हम लेबलिंग का भी यूज करते हैं। लेबलिंग द फील्ड इज द बेनिफिशियल फॉर द सोइंग एज वेल एज ऑफ इरिगेशन। अब ये जो लेबलिंग है, लेबलिंग का मतलब क्या है कि जब आपने प्लो का यूज किया खेत के अंदर तो काफी सारी मिट्टी इधर उधर वेस्टेज में चली गई, दूसरी कुछ ज्यादा इधर हो गई, कुछ उधर हो गई, उसको प्रॉपर एक लेवल मेंटेन करके चलना है। उसके लिए हम
जो यूज करते हैं, आपने देखा होगा कि जो भी आपका प्लगिंग होता है उसके पीछे एक लकड़ी का, गांव में लकड़ी का भी यूज करते हैं, जिसको हम वहाँ पर पीछे जो मिट्टी है उसको लेवल करते चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि सोइंग में, मतलब जब आप बीज डाल रहे हैं तो उसमें भी आपको हेल्प मिलती है। दूसरा, इरिगेशन जब आप करते हैं, पानी हम एक जगह से डालते हैं तो पूरे खेत में इजीली वो चला जाता है, तो ये समय भी आपको हेल्प मिलती है। लेबलिंग ऑफ द सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेबलर। यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है जिसका नाम है लेबलर, कहते हैं इसको हम। तो लेबलिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट किया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे? लेबलर। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी हम मैन्योर्स का भी यूज करते हैं इनमें। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द मैन्योर विद द सॉइल। द सॉइल इज moistened बिफोर सोइंग। मैन्योर बेसिकली आपको पता है कि इसके अंदर मिनरल्स हैं, आपके पार्टिकल्स हैं जो कि उसको यूज करते हैं, तो इससे आपका पार्ट आगे बढ़ जाता है। तो ये आज के लिए हम इतना करते हैं, आगे हम अगले सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू, गुड लक।